हमारे खास कार्यक्रम का। दुनिया पहले से ही आतंकियों की कायराना हरकतों से परेशान है। लोगों को डराने के लिए आतंकी ग्रुप कभी विमानों को उड़ाने की धमकी देते हैं तो कभी स्कूलों को, लेकिन अब आतंकी जंगी ऐप के इस्तेमाल से और आतंक फैलाने की फिराक में है। यानी कि अभी भी दुनिया आतंकियों से लड़ रही थी, अब जंगी ऐप से भी जंग लड़नी होगी। दरअसल जंगी ऐप से बातचीत करने या मैसेज भेजने के 20 सेकंड बाद ही डेटा खुद ब खुद डिलीट हो जाता है। इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। गैंगस्टर और टेररिस्ट बातचीत के लिए इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीलीभीत में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए खालिस्तानी आतंकी भी अरमानिया आधारित जंगी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स और नक्सली समूह भी इसी ऐप का इस्तेमाल करते पाए गए हैं। जंगी ऐप के इस्तेमाल से सुरक्षा एजेंसियों के लिए आतंकी गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। बड़ा सवाल यह है कि जंगी ऐप से जंग कैसे लड़ी जाएगी। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और यही वो ऐप है जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है, जिसको लेकर लगातार जिक्र हो रहा है, क्योंकि ये पहला ऐसा मामला नहीं है जो इस ऐप को लेकर सामने आया है। इस ऐप का क्या डेटा है ये समझिए कि जब भी कोई मैसेज उस ऐप के जरिए सेंड किया जाता है तो 20 सेकंड में वो अपने आप गायब हो जाता है। आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करने का खतरा है। जंगी ऐप का नेटवर्क अनट्रेसेबल है, यानी कि ट्रेस ही नहीं किया जा सकता है कि इस ऐप पर किसने क्या मैसेज किया है। यूजर्स को ट्रैक करना इसमें आसान नहीं होता है। डेटा 20 सेकंड में खुद ब खुद डिलीट हो जाता है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। खुद का 10 अंक का नंबर जनरेट होता है। एक साथी दूसरे साथी को मैसेज भेजता है, दूसरे साथी को केवल नंबर ही दिखाई देता है। आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करने का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है इस ऐप के जरिए, और इसी को लेकर लगातार कई बातें सामने आ रही है। क्योंकि अगर कोई पर्सन इस ऐप को यूज करता है और उससे दूसरे किसी व्यक्ति से कांटेक्ट करता है तो 20 सेकंड के अंदर अंदर उसका जो डेटा है वो वहां से उड़ जाता है। यानी कि उसे ट्रेस ही नहीं किया जाएगा कि आखिर किस मसलों पर उस डेटा के थ्रू बातचीत हुई थी। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पवन दुग्गल हैं, साइबर एक्सपर्ट है, वो जुड़ गए हैं। पवन दुग्गल जी, आपका स्वागत है। पवन जी, इस ऐप को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है। इस ऐप को लेकर तो ये बात भी सामने आ रही है कि अगर इस ऐप के जरिए किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है तो ना ही इसमें अपना नाम, ना ही इसमें अपना मोबाइल नंबर, ना ही कोई आईडी कार्ड या कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत है। एल.एन. राव हैं, पूर्व डीसीपी के, दिल्ली डीसीपी के पूर्व हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका एल.एन. राव साहब। एल.एन. राव जी, मैं इसका प्रोसेस आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि कई ऐसे ऐप्स हैं जो मार्केट में आते हैं जिनको ट्रेस करना ही पॉसिबल नहीं होता है। क्या उन पर रोक है, और अगर रोक है तो क्या वो अब भी मार्केट में अवेलेबल हैं, और कैसे अगर कोई ऐप के जरिए किसी टीम को ये पता चलता है कि इस पर कोई बातचीत हुई थी जिसको ट्रेस नहीं किया जाए, तो किस आधार पर आगे की छानबीन होती है? नमस्कार जी, नमस्कार। ये जंगी ऐप एक है और भी कई ऐप्स हैं जो कि चलन में हैं और ये यूज कर रहे हैं। क्रिमिनल्स ज्यादा यूज कर रहे हैं और खास तौर से टेररिज्म में भी ये यूज हो सकती है। और आपने सही कहा है, जो कम्युनिकेशन करना है, बात करनी है या मैसेज करना है, वो करने के बाद में वो 20 सेकंड या 15 सेकंड में वो नंबर खत्म हो जाता है। किस नंबर से किसने क्या बात की वो भी खत्म हो जाता है। और ये बड़ी सीरियस है, ये ऐप है। इससे ये ज्यादातर क्रिमिनल्स लोग इस्तेमाल करते हैं जो अपना लोकेशन नहीं पता लगता। इसमें लोकेशन भी नहीं पता लगी। किसी नॉर्मल कॉल से अगर व्हाट्सएप या कॉल करेंगे तो उसका लोकेशन मिल जाएगा, टावर लोकेशन मिल जाएगा। लेकिन ये जंगी ऐप के द्वारा कोई भी किया हुआ फोन, ना तो उसमें ये पता लगा कितने सेकंड कितने मिनट बात हुई है, किसने किस नंबर से बात की है, किस नंबर को बात की है, ये भी नहीं पता लगेगा। क्योंकि उसका कोई भी डाटा 25 सेकंड 20 सेकंड 15 सेकंड के बाद नहीं मिलता है। कॉल खत्म होते ही इमीडिएटली वो डाटा खत्म हो जाता है। अच्छा तो एल.एन. राव साहब, ये एक बात जंगी ऐप के बारे बताइए, में जहां हम टेक्नोलॉजी पर जोर देते हैं, जहां हम ये कहते हैं कि अच्छी बात है कि हमारे पास ऐप्स हैं, हमारी लोकेशन हमें गूगल मैप के जरिए मिल जा रही है, कोई हमारी बातें सुन रहा है, अगर हम कोई दो लोग आम तौर पर बात भी करते हैं तो कुछ सेकंड बाद ही फोन में उस तरह की, चाहे इंस्टाग्राम पे रील्स हो या यूट्यूब पे शॉर्ट्स हो, उस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये कौन सा एल्गोरिथम है जो चल रहा है?
और अगर इस तरह का कोई एल्गोरिथम चल रहा है तो इस पर क्या हमारे साइबर की जो टीम है वो उसे हल नहीं कर पा रही है? और अगर इस तरह के ऐप्स हैं मार्केट में जिस पर खबरें ये भी आती है कि कुछ सरकार द्वारा बैन किए जा चुके हैं लेकिन उसके बाद भी वो फोन्स में अवेलेबल है, तो उसे ट्रेस क्यों नहीं किया जा रहा है? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्यों इस तरह के ऐप्स बनते हैं, उन पर प्रतिबंध लगता है, उसके बाद भी वो अवेलेबल होते हैं, चाहे गूगल प्ले हो या ऐप स्टोर हो? जी, देखिए बिल्कुल ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो साइबर की टीम है, जो उन पे काम कर रही है, रिसर्च कर रही है। रिसर्च करने के बाद में जो ऐप्स के बारे में पता लगता है और जो इस प्रकार की ऐप है जिनके बारे में कोई ट्रेस नहीं हो सकता, उसके बारे में सरकार को इन ऐप्स को बंद करने की ऑर्डर्स कर देने चाहिए। कुछ के कर दिए हैं, कुछ नहीं हो पा रहे हैं। नई-नई ऐप आ रही है मार्केट में, कोई भी एक आप बंद करेंगे फिर दूसरे आ जाएगी, उसके बाद फिर शुरू हो जाएगी। ये जितने भी ऐप्स बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनको ट्रैक करना चाहिए हमारे साइबर टीम को। और ऐसी कोई कम्युनिकेशन का साधन जो उनको मिलता है खास तौर से क्रिमिनल्स या टेररिस्ट को, तो उनको रोकना चाहिए ताकि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो अपना काम ठीक से कर सकें। पिछले 2 महीने पहले मैं जंगी ऐप के बारे में पता लगा था, हमारे जो क्राइम ब्रांच की टीम है उन्होंने इसको ट्रैक्स करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। और यही बात हुई जो आप बता रहे हो कि जो बातें हुई, ये पता ही नहीं लगा किसने किससे बात करी है। और खास तौर से ऐसे जो अपराधी हैं या उग्रवादी हैं जो कि पुलिस से भागे हुए हैं या उनको अपने आप कम्युनिकेशन तो करना है लेकिन वो अपनी लोकेशन नहीं बता, उससे नहीं पता लगता, नहीं उससे छुप जाती है। तो ये बड़ा एक चैलेंज है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम के एल लिए। एन राव और वो साहब, चैलेंज तो मैं कई समझता हूँ सारे सरकार हैं, को इसमें लेकिन सीरियस होना लेकिन चाहिए। आपको क्या, मैं आप इस पर भी आपकी राय समझना चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तो बात हम सब करते रहते हैं कि 5G हो गया, टेक्निकल एप्स बहुत तरह के आ गए हैं, लेकिन वो कितने घातक हो सकते हैं, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? और ये आज जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं ये वो तमाम साइड इफेक्ट्स ही हैं जो तमाम टेररिस्ट के पास जिस तरह के ऐप यूज करें जिसमें आपके मैसेज को ही ट्रेस नहीं किया जा सकता है कि आपने 20 सेकंड पहले क्या बात रखी है। कम से कम ईमेल पे रिकॉर्ड्स होते हैं, डेटा होता है, सिक्योरिटी के कंसर्न से व्हाट्सएप के मैसेजेस होते हैं जिसको देखा जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है, चाहे मैसेजिंग ऐप हो, आई मैसेज हो, ये तमाम तरह। लेकिन इस तरह के ऐप्स, क्या कोई ऐसी कमेटी का गठन ही नहीं किया गया है कि कोई व्यक्ति या कोई फर्म ऐप बनाती है और वो अपना ऐप जो है वो गूगल को या एप्पल को सेल कर सकती है? क्या इस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है? ये मैम देखिए, ये मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अगर नहीं है तो जरूर होनी चाहिए। सरकार को इसमें सोचना चाहिए और इसके बारे में ज्यादा जानकारी जो साइबर टीम है वो ज्यादा बता पाएगी कि क्यों, अगर है कि नहीं है तो क्यों नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है। और इससे और मैं बता देता हूँ, ज्यादा सीरियस बात यह है कि जैसे नॉर्मल फोन से कोई कॉल होती है, उसका सीडीआर डाटा मिल सकता है, उससे पता लग सकता है, उसको मॉनिटरिंग की जा सकती है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा या पुलिस के द्वारा या और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा, सीबीआई, आईबी, ईडी, और ये सब अगर किसी को सस्पेक्टेड नंबर को मॉनिटर करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन ऐसी ऐप्स के इस नंबरों को, क्योंकि इनमें नंबर ही नहीं होता, हर बार नया नंबर जनरेट होगा, हर बार कितनी बार भी कॉल करेंगे नया नंबर जनरेट होगा और वो भी 15 सेकंड 20 बिल्कुल। सेकंड के बाद वो पवन चला मुगल जाएगा। भी हैं, तो ये साइबर एक्सपर्ट है, वो बड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है पवन जी आपका। पवन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे इस ऐप के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं ये भी समझना चाहती हूँ क्या इस ऐप पर बैन है, और अगर बैन है तो कई जगह ऐसी भी खबरें सामने आ रही है जहां पर यह बताया जा रहा है कि इस ऐप को अभी भी लोग यूज कर रहे हैं। अगर सरकार द्वारा किसी ऐप पर प्रतिबंध या बैन लगता है तो क्या ये वाकई पॉसिबल है कि उसे गूगल स्टोर या ऐप स्टोर या किसी और ऐप के जरिए, किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए डाउनलोड करके यूज में लाया जा सकता है? ये बिल्कुल पॉसिबल है, संभव है कि अगर आपका ऐप भारत में बैन भी हो रखा है तब भी ये उपलब्ध हो सकता है प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर या अन्य किसी वेबसाइट पर। कारण ये है कि इंटरनेट में हमें समझना होगा कि आज की जो वर्तमान ग्राउंड रियलिटीज हैं वो ये हैं कि इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। तो संदर्भ में हम एक इंटरकनेक्टेड दुनिया में रहते हैं। वसुदैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं उसका सीधा प्रतिबिंब हमको आज इंटरनेट पर नजर आता है। लेकिन यही क्योंकि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, इसलिए आप किसी भी चीज को पूरी तरीके से इंटरनेट से बैन नहीं कर सकते। अगर आप करने का प्रयास भी करेंगे तो आप असफल होंगे, क्योंकि एट बेस्ट आप कोई भी चीज या वेबसाइट या ऐप को केवल अपने राष्ट्र की टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंदर ही बैन कर सकते हैं, वैसे नहीं बैन कर सकते। और अगर करेंगे भी तो ये तात्पर्य नहीं है कि ये हट जाएगा।
ये तो वही वाली हाल हो गई कि कबूतर आंखें बंद कर लेता है और उम्मीद करता है कि बिल्ली भाग जाएगी। ना तो बिल्ली ने भागना है और ना ही कबूतर ने बचना है। तो हमें समझना होगा कि हमें दूर से अब विशेष प्रकार के नए अप्रोचेस अडॉप्ट करने पड़ेंगे, ताकि हम इस तरह की जो चुनौतियां हैं उनको डील करने में अच्छा पवन जी, ज्यादा क्या सक्षम क्या और सकें। साइबर की तरफ से क्या गाइडलाइंस होती हैं? जैसे कोई व्यक्ति है जो ऐप बनाता है या कोई फर्म है जो ऐप बनाती है, क्या वो व्यक्ति या फर्म या ऑर्गेनाइजेशन गूगल को, एप्पल को अपना ऐप सेल कर सकती है? क्या इसको लेकर हमारे देश की तरफ से कोई रेगुलराइजेशन नहीं है, कोई पॉइंटर्स नहीं है कि इन तमाम बिंदुओं पर ही ये ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हो या आप सेल कर सकते हो गूगल या ऐप को? आई एम श्योर ऐसा कुछ होगा। देखिए, ये बात सही है कि केंद्रीय सरकार ने सेक्शन 87 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत आईटी रूल्स 2021 बनाए। ये आईटी रूल्स कहते हैं कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या इंटरमीडियरी हैं, जो तमाम सारे ऐप प्रोवाइडर्स होते हैं, उनका दायित्व होता है ताकि वो इंश्योर करें कि उनके प्लेटफॉर्म, उनके ऐप पर कोई दुरुपयोग ना हो सके या कानून का उल्लंघन ना हो। कुछ जनरल प्रोविजंस हैं जो रूल 3 में परिभाषित हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये तमाम सारे इंटरमीडियरीज के लिए लागू किए गए हैं। ये विशेष तौर पर ऐप डेवलपर्स के लिए लागू नहीं किए गए। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि ज्यादा और गाइडलाइंस आने की जरूरत है। कैलिफोर्निया पर नजर डालें कि वहां पर ऐप डेवलपर्स के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस, ऐसी गाइडलाइंस भारतवर्ष में मौजूद नहीं है और जरूरत है कि हमें इस तरह की गाइडलाइंस अच्छा लानी चाहिए। पवन जी, मैं ये भी समझना चाहती हूँ, आज क्योंकि हम इंटरनेट के वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहां पर बातें, जहां आप भी हमसे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, इस लेवल पर आ चुके हैं जहां शायद ये वक्त कोविड से पहले ऐसा नहीं था जैसा कोविड के बाद हुआ है, और पूरी दुनिया में यही स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है कि हर कोई हर किसी से इंटरनेट से कनेक्टेड है। क्या ऐसे वक्त में जहां पर साइबर सिक्योरिटी को लेकर कई ऐसे केसेस आ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट का केस आ रहा है, लोग डिजिटली अरेस्ट हो रहे हैं, एप्स के केसेस आ रहे हैं जो टेररिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि कोई मॉनिटरिंग बॉडी जो होती है या होनी चाहिए या है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठकर तो इसको रेगुलराइज करेगा ही ना? और क्या कुछ वर्ड्स ऐसे नहीं है, जैसे हम अमूमन देखते हैं कि टिकटॉक पर भारत की तरफ से बैन लगा था, कई ऐसे चाइनीज और भी एप्लीकेशंस थे जिस पर इंडिया की तरफ से बैन लगाया गया था, क्या उसी तरह इन एप्स पर जिस पर एक रिकॉर्ड दर्ज किया जाए कि ये आतंकी गतिविधियों में शामिल है, उन पर बैन नहीं किया जा सकता और वो डेटा से हटाए नहीं जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हटाए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपने कानून के प्रावधानों को इफेक्टिवली इन्फोर्स करें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हो चुका है, सबसे बड़े जनसंख्या का राष्ट्र हो चुका है, और अब भारत इतना विशाल हो गया कि कोई भी कंपनी भारत को। चलिए, पवन दुग्गल से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एलन राव साहब, बहुत इंफॉर्मेशनल बात यहाँ पर बताई जा रही थी और इसी बात पर लगातार चर्चा भी हो रही है कि कई बैन हुए ऐप्स पर भी अगर वो ऐप्स डाउनलोड हो जा रहे हैं तो वो चिंता का विषय बने हुए हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आप दिल्ली के पूर्व डीसीपी रह चुके हैं, दिल्ली में भी कई ऐसे केसेस आए हैं और जहां पर हम एक तरफ इस बात का जिक्र करते हैं कि इंटरनेट से कितने लोगों को रोजगार मिला है, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस है वो कितना ईजी हो गया है, लेकिन इंटरनेट और ये इस तरह के ऐप्स कितने घातक है, ये जो एक डार्क साइड है वेब का, वो भी है जिस पर हमें जोर देना चाहिए और जिसकी चर्चा होनी चाहिए। जी मैम, ये बिल्कुल सही है कि जितना हम विज्ञान में जैसे कहते हैं, विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी है। ये वही बात है, जो इंटरनेट और दूसरा जो वेबसाइट्स हैं, वो सारी वास्तव में हमें फैसिलिटी जरूर दे रही हैं, लेकिन इसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट जिसे कहते हैं या उनके अब्यूजेस भी हैं। और जो अब्यूजेस वो दिन पे दिन जो क्रिमिनल्स हैं, जो उग्रवादी हैं, वो ढूंढ कर उनको इस्तेमाल करते हैं और वो एक सरदर्दी बनी हुई है। जैसा पवन दुग्गल जी ने बताया अभी, सरकार को इसमें रूल्स में और ज्यादा अमेंडमेंट करने की जरूरत है, और इंटरमीडिएटरी के अलावा जो वेब डिजाइनर है या ऐप डिजाइनर है, उनको इसको कटघरे में लाना होगा कि अगर उनकी ऐप से कोई इलीगल काम हो रहा है या हमारे देश विरोधी बातें या कहीं से भी कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है या क्रिमिनल्स उसको यूज कर रहे हैं अपने आप के बचाव के लिए, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये ऐसा कोई हमारे देश में कानून होना चाहिए। और वो ये बात भी ठीक है कि इंटरनेट एक पूरा ग्लोबली हो गया है, पूरे वर्ल्ड के लिए। जैसे वेब www का मतलब कीवर्ड वेबसाइट है, तो ये
पूरा इंटरनेट पूरे जो गूगल है या दूसरे और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो पूरे वर्ल्ड के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे देश से ऐसा कानून बने कि कहीं जो हमारे को इफेक्ट कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें हमारे यहाँ बैन हो जाए, और किसी कंट्री में मान लो कोई कंट्री चाहता है कि नहीं हमारे यहाँ बैन नहीं होना चाहिए तो वो रहे वहां पर, लेकिन हमारे यहाँ लागू नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ उसको पर्टिकुलरली यूज करने की इजाजत नहीं ठीक है। होनी चाहिए। ऐसे रूल्स अभी बिल्कुल, आईटी एक्ट इन में इनमें जैसे इन ऐसे 2021 में रूल्स, ऐसे 2021 रेगुलराइजेशन, ऐसे अमेंडमेंट्स की सख्त जरूरत है हमें, क्योंकि इस तरह जरूर, की खबरें आती है तो वो एक चिंता का विषय बनी रहती है। पवन दुग्गल जी, मैं ये भी समझना चाहती हूँ, ठीक है ये तो आतंकी गतिविधियों वाला ऐप हो गया, लेकिन एक आम नागरिक, एक आम व्यक्ति अपने आप को इन तमाम ट्रैप से कैसे दूर रखे? पहले एक समय था जब ओटीपी का एक तरह से पूरा इशू चला था कि आप ओटीपी शेयर कर देते हैं, आपके बैंक से पैसे चले जाते हैं। ऐसे ही अब डिजिटल अरेस्ट का चल रहा है। कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो स्कैम बनकर मार्केट में आई है, जो आम लोगों, पढ़े लिखे लोगों को, कई बार तो हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि इंजीनियर इस चीज का शिकार हो गए, टीचर इस चीज का शिकार हो गए। तो अगर एजुकेटेड जेंट्री इस चीज का शिकार हो रही है तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उनका क्या होता होगा जिनको इस बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। अपने आप को ऐसे टाइम में सेफ कैसे रखें? आज हमें समझना होगा कि साइबर क्राइम का स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है, और इस गोल्डन एज में जो साइबर क्राइम की गोल्डन एज है, हम सब टारगेट होंगे। एक ओटीटी सीरियल आता है जिसका एक बड़ी फेमस बाइलाइन है, वो कहते हैं सबका नंबर आएगा। मुझे लगता है इन 3 शब्दों में पूरा गागर में सागर है। हम सबका नंबर या तो आ चुका है या आने वाला है साइबर क्राइम का शिकार होने के संदर्भ में। तो हम साइबर क्राइम का शिकार ना हो सके, उसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। पहली बात, आज समय आ गया है कि हम अपने मस्तिष्क में एक डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को जागृत करें। हम हर वो चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस पर तब तक विश्वास ना करें जब तक आप स्वयं उसकी पुष्टि ना कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। ये मत बिल्कुल। समझे कि मैं अपने डिवाइस पर जो कुछ भी कर लूं, कुछ भी साइबर सुरक्षा का पंगा होगा तो सरकार देखेगी। सरकार देख रही है, लेकिन आपको भी देखना है। हमें हम खुद सबको अवेयर साथ रहने की जिम्मेवारी है। जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है। पवन दुग्गल जी आपका, एलन राव साहब आपका, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जंगी ऐप को लेकर जो चर्चा हो रही है उस पर अपना राय देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।